सोचो एक ऐसी दुनिया जहां रात होते ही जिंदा रहना कर्स बन जाता है, जहां सूरज डूबते ही गॉड्स, डीमन और मिस्टीरियस क्रीचर जाग उठते हैं, और जहां लोगों को बचपन से ही एक ऐसा रूल सिखाया जाता है, अंधेरा हो जाए तो घर से बाहर मत निकलना। इसी जगह ग्रेट ड्यून्स के बीच एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसे दुनिया वीक समझने वाली होती है, जिसका नाम है किन्मू। वो कोई रॉयल ब्लड से नहीं आया, कोई चोजन वन या प्रोफेसी नहीं, बस एक ऑर्फन जो ब्लाइंड और रिटायर्ड एक्सपर्ट के साथ बड़ा होता है, जिन्हें पूरी दुनिया यूजलेस एल्डर्स के नाम से जानती है। पर सच ये है कि ये एल्डर्स वो मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने कभी गॉड्स को चैलेंज किया था। यहीं से स्टोरी पलट जाती है। जब बाकी लोग रात से डरते हैं, किन्मू को अंधेरे में चलना सिखाया जाता है। जब दुनिया रूल्स को फॉलो करती है, उसे सिखाया जाता है रूल्स को कैसे तोड़े। और सबसे डेंजरस बात यह है, किन्मू को अभी पता भी नहीं है कि वो किस चीज़ को ट्रिगर करने वाला है। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में 500 लाइक और 100 कमेंट पूरे करवा दो, फिर मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम बच्चे से, जो तेज बहते पानी में बहता हुआ रो रहा था। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन डर अभी भी हवा में जमा हुआ था। बच्चे के रोने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी इंसान उसकी मदद के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकला। यहाँ तक कि जिनके दिल में थोड़ी सी भी दया बची थी, वो भी डर के आगे झुक जाते हैं। अगले दिन ये बच्चा कुछ लोगों को मिलता है जो कि उसी डिसेबल्ड विलेज के एल्डर्स थे। वो आपस में हैरानी से बात करते हैं, डाजू कॉन्टिनेंट की डार्कनेस में कोई इंसान सरवाइव कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। कहीं ये बच्चा कोई मॉन्स्टर तो नहीं? डर के साथ साथ सवाल भी थे, और किसी के पास जवाब नहीं था। इसी बीच एक एल्डर की नज़र बच्चे के गले में पड़े एक लॉकेट पर जाती है। लॉकेट कोई नॉर्मल नहीं लग रहा था, उसमें एक अलग तरह की एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी जो इस खतरनाक जगह में भी बच्चे को जिंदा रख सकती थी। एल्डर्स तुरंत समझ जाते हैं कि शायद इसी लॉकेट ने इस बच्चे की जान बचाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी एल्डर्स एक राय पर नहीं होते। कुछ एल्डर्स साफ कहते हैं, हम इस बच्चे को अपने आसपास भी नहीं भटकने देंगे, हम इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते हैं, हम सब हत्यारे थे, हमने कभी किसी बच्चे को नहीं पाला। डाजू कॉन्टिनेंट में खुद को जिंदा रखना ही बहुत मुश्किल है, तो हम इस बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे? डर और लॉजिक के नाम पर कुछ एल्डर्स यहाँ तक कह देते हैं कि इस बच्चे को गांव के बाहर फेंक देना चाहिए। उसी वक्त बच्चा लगातार रोए जा रहा था, और सच ये था कि उसे चुप कराने का कोई भी तरीका इन लोगों के पास नहीं था। तभी एक एल्डर बेहद अजीब सुझाव देता है, क्यों ना इस बच्चे को थोड़ा पॉइजन दे दिया जाए और बाद में डिटॉक्सिफाई कर देंगे। यह सुनकर भी किसी ने तुरंत विरोध नहीं किया, क्योंकि डर ने इन सब की सोच को धुंधला कर दिया था। लेकिन तभी वहां अचानक एक बूढ़ी औरत आती है। उसका नाम था ग्रैनी सी। वो बिना एक पल सोचे सीधे बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और सख्त आवाज़ में कहती है, नहीं, इस बच्चे के साथ कोई कुछ नहीं करेगा। ग्रैनी सी आगे बोलती है, इस बच्चे को मैं खुद पालूंगी, मेरे पास एक गाय है, उसके दूध से ये बच्चा आराम से बड़ा हो जाएगा। विलेज चीफ को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रैनी सी की आवाज़ में कोई डर नहीं था, बल्कि पूरा यकीन था। विलेज चीफ थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हम सब डिसेबल्ड हैं, अगर हमारे विलेज में एक ऐसा हेल्दी बच्चा आ जाए तो ये कुछ अलग ही बात होगी। चीफ के इस फैसले के बाद बाकी एल्डर्स भी धीरे धीरे मान जाते हैं। इस बच्चे का नाम रखा जाता है किन्मू, और जैसे ही नाम रखा जाता है ऐसा लगता है मानो बच्चे को भी यह नाम पसंद आ रहा हो। पूरा विलेज इस नए मेंबर के आने से खुश दिखाई देता है। लेकिन उसी रात एक और चौंकाने वाला सीन सामने आता है। अंधेरे के बीच एक डीमन जैसी दिखने वाली औरत चुपचाप किन्मू की तरफ बढ़ती है। जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है, ग्रैनी सी अपनी नीडल थ्रोइंग टेक्निक इस्तेमाल करती है और उस डेमोनिक वुमन को वहीं जकड़ देती है। यहीं से साफ हो जाता है कि विलेज में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। असल में ये सारे एल्डर्स भले ही दिखने में अजीब और कमज़ोर लगते हैं,
किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई बोल नहीं सकता और कोई बेहद बूढ़ा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि इन सबके पास कभी बेहद खतरनाक और पावरफुल एबिलिटीज हुआ करती थी। किसी वजह से ये लोग इस खतरनाक डाजू कॉन्टिनेंट में छुप के रह रहे थे और किन्मू अनजाने में इसी रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी सी थी कि ये एल्डर्स दिखने में अजीब थे, असल में ये कभी बेरहम और खतरनाक असेसन्स रह चुके हैं। ऐसे असेसन जिनका नाम सुनकर कभी बैटलफील्ड कांप उठता था। किसी वजह से इन सब ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी थी और आकर यहाँ बस गए थे, इसी डाजू कॉन्टिनेंट में। डाजू कॉन्टिनेंट में कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। ये एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ हर कदम पर मौत छुपी रहती है और हर रात जिंदगी की चुनौती बन जाती है। और इसी जगह हमारा हीरो किन्मू हर बार किस्मत के सहारे मुश्किलों से बचता बचता किसी तरह बड़ा हो रहा था। इन एल्डर्स को बच्चा पाना बिल्कुल नहीं आता था, ना उन्हें समझ थी कि बच्चे को कैसे संभाले, ना ये कि उसे कैसे डांटा जाता है। लेकिन वक्त के साथ अनजाने में ही इन सबका किन्मू से गहरा लगाव हो चुका था। किन्मू बड़ा हुआ लेकिन शरारतें बिल्कुल कम नहीं हुई। वो केयरलेस था, रूल्स को हल्के में लेने वाला और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने इतना थक गया कि वहीं बाहर ही सो गया। उसे पता नहीं चला कि कब शाम ढली और कब रात हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को अपने घर में पाता है। असल में ग्रैनी सी उसे ढूंढते ढूंढते वापस ले आई थी। इसी वक्त ग्रैनी सी बेहद गुस्से में थी। वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। मैंने कितनी बार मना किया है, रात के अंधेरे में विलेज से बाहर नहीं रुकना। किन्मू सिर झुकाकर जवाब देता है, सॉरी ग्रैनी सी, मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ग्रैनी सी उस मासूम चेहरे को देखकर ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती। थोड़ी देर बाद वो उसे माफ कर देती है, लेकिन चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखती है। अगली सुबह किन्मू अपनी गाय को लेकर विलेज से बाहर निकलता है। जाने से पहले वो विलेज चीफ से पूछता है, चीफ, आखिर विलेज के बाहर रात के अंधेरे में ऐसा क्या है जिससे सब लोग इतना डरते हैं? विलेज चीफ कुछ पल चुप रहता है, फिर जवाब देता है, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि विलेज के आसपास जो स्टेचूज लगे हुए हैं वही हमें इस अंधेरे से प्रोटेक्ट करते हैं। किन्मू हैरानी से पूछता है, स्टेचूज, ये कहाँ से आए हैं और ये असल में क्या है? विलेज चीफ धीमी आवाज में कहता है, डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। यहाँ जितने कम सवाल करोगे उतनी देर तक जिंदा रहोगे। किन्मू थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, चीफ, आप तो काफी बोरिंग हो। इतना कहकर वो गाय को लेकर पहाड़ की तरफ चला जाता है। पीछे से ग्रैनी सी उसे आवाज देती है, याद रखना, अंधेरा होने से पहले वापस जरूर आ जाना। किन्मू हाँ में सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। किन्मू के जाते ही ग्रैनी सी की चिंता और गहरी हो जाती है। वो विलेज चीफ से कहती है, किन्मू अब काफी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक अवेकनिंग का कोई साइन नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास स्पिरिट बॉडी ही ना हो। अगर वो कोई नॉर्मल इंसान निकला तो वो कल्टीवेशन कभी नहीं कर पाएगा और डाजू कॉन्टिनेंट में एक नॉर्मल इंसान का ज्यादा देर सरवाइव करना नामुमकिन है। ये सुनकर वाइस चीफ गंभीर आवाज में जवाब देता है, तुम सही कह रही हो। अगर स्पिरिट बॉडी अवेकन नहीं हुई तो किन्मू के लिए ये जगह बहुत खतरनाक साबित होगी। मैं आज ही चारों स्पिरिट बीस्ट का ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। शायद उसे पीने से किन्मू की स्पिरिट बॉडी अवेकन हो जाए। ग्रैनी सी चुपचाप सिर हिला देती है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी कम नहीं होती। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर किन्मू पर आ जाता है। वो पहाड़ी पर अपनी गाय के साथ खड़ा था। हवा ठंडी थी और सूरज धीरे धीरे ढलने की तरफ बढ़ रहा था। किन्मू का दिमाग अब भी उसी एक सवाल पर अटका हुआ था, आखिर उस डार्कनेस में ऐसा क्या है जिससे सब लोग इतना डरते हैं। तभी अचानक किन्मू की गाय बुरी तरह घबरा जाती है। वो बिना वजह पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। किन्मू हैरान होकर गाय को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े एक स्टैचू पर पड़ती है। जैसे ही गाय उस स्टैचू को देखती है उसका डर और बढ़ जाता है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किन्मू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो गाय किन्मू से बात करने लगती है। कांपती हुई आवाज में वो कहती है, किन्मू, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर किन्मू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर बोलता है, तो तुम बात कैसे कर सकती हो? लेकिन गाय रुकती नहीं। वो लगातार किन्मू से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, किन्मू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। पूरे 11 साल मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है। मेरे दूध से ही तुम इतने बड़े हुए हो।
प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर किन्मू का दिल हिल जाता है। वो थोड़ा संभलने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, ठीक है, लेकिन बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। गाय जल्दी जल्दी जवाब देती है, मेरे सिर पर देखो, तुम्हें एक सिल्वर नीडल दिख रही है, प्लीज मेरे सिर से उसे बाहर निकाल दो। किन्मू ध्यान से उस नीडल को देखता है। उसका चेहरा और ज्यादा टेंस हो जाता है और वो उससे कहता है, ये तो ग्रैनी सी की नीडल है, क्या तुम मुझे इसे निकालने के लिए कह रही हो। किन्मू मन में सोचता है, क्या मुझे इसे निकालना चाहिए या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ गाय पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। रोती हुई आवाज में वो बोलती है, पूरे 11 साल तक मैंने तुम्हें पाला है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ये करोगे। किन्मू घबराकर और कांपती हुई आवाज में कहता है, ठीक है, मैं ये निकाल रहा हूँ। आखिर वो कांपते हुए हाथों से उस नीडल को गाय के सिर से बाहर खींच लेता है। अगले ही पल गाय जमीन पर गिर जाती है। किन्मू पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी वो क्या करे, लेकिन तभी गाय का शरीर अजीब तरह से फटने लगता है और अगले ही पल उसके पेट को चीरते हुए एक औरत बाहर निकल आती है। खून, फटी हुई स्किन और एक डरावनी प्रेजेंस। किन्मू तो ये देखकर सन्न रह जाता है। वो पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोलता है, ये सब क्या है। दूसरी तरफ वो औरत गाय के शरीर को पूरी तरह से फाड़कर बाहर निकल आती है और सीधी खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक ईविल मुस्कान थी। वो जोर से हंसते हुए कहती है, 11 साल, पूरे 11 साल मैंने इस पल का इंतजार किया। आखिरकार मैं इस गाय की स्किन से बाहर निकल आई। उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंजती है। किन्मू का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। उसे ये पता नहीं था कि शाम ढलने वाली है और अंधेरा धीरे धीरे पास आ रहा है। वो बस उस औरत को देख रहा था, डरा हुआ, बेबस और पूरी तरह अकेला। वो औरत धीरे धीरे किन्मू के पास आती है और ठंडी आवाज में कहती है, सबसे पहले क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं, उसके बाद मैं डिसेबल्ड विलेज जाऊंगी और वहां चारों तरफ खून और लाशें बिछा दूंगी। इतना कहते ही वो अचानक किन्मू पर हमला कर देती है। एक ही झटके में वो किन्मू को कमर से पकड़कर दूर पटक देती है। किन्मू जमीन पर जोर से गिरता है, दर्द से कहराते हुए खुद को संभालता है और हिम्मत जुटाकर पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरी गाय में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई थी। वो औरत ईविल स्माइल करते हुए कहती है, मैं जियांगलोंग सिटी के लॉर्ड की पत्नी थी, लेकिन वो ईविल चुड़ैल मुझसे जलती थी। मैं प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने मुझे एक गाय में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये कहते हुए वो औरत किन्मू को गर्दन से उठाकर हवा में लटका देती है। उसकी आंखों में खूनी नफरत साफ झलक रही थी। वो कहती है, मुझे उस चुड़ैल से बेइंतहा नफरत है। 11 साल तक मुझे घास खाने के लिए मजबूर किया गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किन्मू हवा में लटका हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसे साफ समझ आ चुका था, अगर उसे कुछ नहीं किया तो ये औरत उसे मार डालेगी। दर्द और डर के बीच किन्मू पूरी ताकत से आवाज लगाता है, ग्रैनी सी, शुक्र है आप यहाँ आ गई। किन्मू की आवाज कांप रही थी। यह सुनते ही वो ईविल औरत डर के मारे पीछे की तरफ मुड़ती है और बस इसी पल का फायदा उठाकर किन्मू पूरी ताकत से उसे लात मारता है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसी वक्त पास मौजूद एक डेविल फ्लावर अचानक जमीन से बाहर निकलता है और अपनी खतरनाक जोश खोलकर उस औरत को जकड़ लेता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है मानो डेविल फ्लावर ने उसे चीरकर मार डाला है, लेकिन वो औरत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डेविल फ्लावर को बीच से चीर डालती है और फिर सीधे किन्मू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा गुस्सा था। किन्मू घबराकर चिल्लाता है, ग्रैंडपा क्यूजी, आखिर आप यहाँ आ गए। इस बार इविल लेडी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। वो किन्मू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, मैं एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसूंगी। लेकिन इस बार ये कोई चाल नहीं थी। वाकई में ग्रैंडपा क्यूजी वहां पहुंच चुके थे। वो अपनी लकड़ी की स्टिक घुमाते हुए एक ही बार में उस औरत को किन्मू से दूर उछाल देते हैं। किन्मू हैरानी से देखता रह जाता है और बोल पड़ता है, वाओ ग्रैंडपा क्यूजी, वाकई आप इतने पावरफुल हैं। उसी वक्त ग्रैनी सी भी ग्रैंडपा क्यूजी के साथ वहां पहुंच जाती है। वो सामने खड़ी उस औरत को देखकर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, तुम सिटी लॉर्ड की पत्नी हो जो 11 साल पहले मर जानी चाहिए थी। असल में तुम्हें किन्मू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो तुम अब तक जिंदा भी नहीं रहती।
ये सुनकर वो इविल लेडी गुस्से में कुछ बोलने वाली ही होती है, लेकिन उससे पहले ही ग्रैनी सी बिना कोई मौका दिए अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। एक ही पल में सिल्वर नीडल उस औरत के शरीर को चीरती हुई उसकी जान ले लेती है। ग्रैनी सी ठंडे स्वर में कहती है, बेशक तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पर जुल्म किया, लेकिन तुमने भी अपनी इविल टेक्निक से कई बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया है और इस बार तुमने किन्मू को मारने की कोशिश की। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। किन्मू उस औरत की डेड बॉडी की तरफ देखता है और डरते हुए पूछता है, ग्रैनी सी, क्या यह सच में मर गई? ये सुनते ही ग्रैंडपा क्यूजी हल्के से किन्मू के सिर पर अपने स्टिक मारते हुए कहते हैं, ज्यादा इमोशनल मत बनो, ये डाजू कॉन्टिनेंट है, यहाँ सिर्फ वही लोग सरवाइव करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर भी आज किस्मत से बच गए। इतना कहकर ग्रैंडपा क्यूजी इविल लेडी और गाय की बॉडी को उठाते हैं और उन्हें बहते पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ ग्रैनी सी किन्मू की तरफ देखती है और कहती है, आज का दिन तुम्हारे लिए काफी खास है, क्योंकि आज तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होने वाली है। किन्मू पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे ये तक पता नहीं था कि स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग क्या होती है। फिर भी वो चुपचाप ग्रैनी सी के साथ विलेज की तरफ लौट जाता है। रात होते ही जैसे ही डार्कनेस डाजू कॉन्टिनेंट पर छा जाती है, हम देखते हैं वो मरी हुई औरत की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह स्केलेटन में बदल जाती है। यही था डाजू कॉन्टिनेंट के डार्कनेस का कर्स। अगर कोई भी जिंदा इंसान इस अंधेरे में रह जाए तो वो कंकाल बनकर मर जाता है। वो स्केलेटन पानी में बहता हुआ डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को वो स्केलेटन मिल जाता है। उसके स्कल में मौजूद निडल का सुराग देखकर वो तुरंत समझ जाते हैं ये सिटी लॉर्ड की पत्नी का स्केलेटन है और इसका मतलब साफ था, इसे डीमन कल्ट के किसी वॉरियर ने मारा है। लेकिन जब उन लोगों ने उस स्केलेटन को देखा तो एक सवाल सबके दिमाग में एक साथ उठा, डीमन कल्ट? ये नाम सुनते ही सबके चेहरे सूख से जाते हैं, क्योंकि डीमन कल्ट तो सैकड़ों साल पहले पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। उनका नाम तक अब सिर्फ पुरानी कहानियों में बचा था। तो फिर सवाल ये था, अगर ये सिटी लॉर्ड की पत्नी का स्केलेटन है और ये स्कल में नीडल का निशान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि डीमन कल्ट का वॉरियर अभी भी जिंदा है? इसी शक के साथ वो लोग डाजू कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि वो उस हिडन डीमन कल्ट वॉरियर का शिकार कर सकें। इधर एक और बात भी साफ हो रही थी, ग्रैनी सी जो बाहर से इतनी सिंपल और नॉर्मल दिखती है, उसका पास शायद इतना भी सिंपल नहीं है। नीडल टेक्निक, डीमन कल्ट का कनेक्शन और सिटी लॉर्ड की वाइफ की डेथ, इन सब के पीछे कोई ना कोई पुराना रिश्ता जरूर छुपा हुआ था। सीन शिफ्ट होकर अब वापस डिसेबल्ड विलेज आ जाता है। जब किन्मू विलेज पहुंचता है तो देखकर चौंक जाता है। पूरे विलेज में कई तरह के स्पिरिट बीस्ट मौजूद, जिन्हें कि उसके ग्रैंडपास खुद पकड़ कर लाए थे। कुछ बीस्ट बंधे हुए थे, कुछ आधे बेहोश और कुछ के शरीर से धीरे धीरे स्पिरिट ब्लड निकल रहा था। साथ ही एल्डर्स मिलकर एक अजीब सी सेरेमनी परफॉर्म कर रहे थे, सिंबल्स, मार्किंग और स्ट्रेंज फॉर्मेशन। किन्मू को यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो घबराकर पूछता है, वाइस चीफ, क्या ये सब क्या है? ग्रैनी सी शांत आवाज में जवाब देती है, तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग की तैयारी चल रही है। ये सुनकर किन्मू और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी विलेज चीफ खुद आगे आकर किन्मू को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। किन्मू, चीफ कहता है, अवेकनिंग से पहले तुम्हें कुछ बातें जानना जरूरी है। हर इंसान की बॉडी में 7 ग्रेड डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं। तुम इन्हें मैंडेरियंस की तरह समझ सकते हो, जहां हर लेयर के ऊपर एक सील लगी होती है जिसे हम वॉल कहते हैं। चीफ एक एक करके सबका नाम लेता है। फर्स्ट स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल, सेकंड सेलेस्टियल बीइंग वॉल, थर्ड ल्यूमिनरीज वॉल, फोर्थ कॉन्जुगेशंस वॉल, फिफ्थ स्टार वॉल और सिक्स्थ डिवाइन ब्रिज वॉल एंड लास्ट लाइफ एंड डेथ वॉल। हर कल्टिवेटर की जिम्मेदारी होती है कि वे इन वॉल को एक एक करके ब्रेक करें। जब तक वॉल्स इंटैक्ट रहती है, कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ सकती और ना ही कोई डिवाइन पावर हासिल होती है। ये सुनकर किन्मू धीरे से बोलता है, तो आप लोग मेरी ग्रेट डिवाइन ट्रेजर को अनलॉक करने में मदद कर रहे हैं। विलेज चीफ सिर हिलाकर कहता है, हाँ, जब तक स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रेक नहीं होती तुम अवेकनिंग नहीं कर सकते।
और बिना अवेकनिंग के कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तभी ग्रैंडपा लॉन्ग आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, असल में दो तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी जिन्हें गॉड ने स्पेशली फेवर किया होता है। ये लोग जब पैदा होते हैं तो उनका स्पिरिट एम्ब्रियो ऑलरेडी ब्रोकन होता है। हम एल्डर उसी कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हमारे लिए कल्टीवेशन आसान थी। लेकिन दूसरी कैटेगरी होती है ऑर्डिनरी पीपल, जिनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल जन्म से सील्ड होता है। इसी वजह से उनमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाते हैं। और आज का दिन ये बताएगा कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। ये सुनकर किन्मू की आंखें एक्साइटेड होकर चमकती है। कुछ एल्डर उसके सामने अपनी अपनी स्पिरिट बॉडीज दिखाने लगते हैं। किसी की स्पिरिट बॉडी फायर जैसी थी, किसी की लाइटनिंग, तो किसी की बिल्कुल अलग ही नेचर वाली। किन्मू ये देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वाइस चीफ उसके सामने कुछ बाउल्स रखता है जिनमें अलग अलग स्पिरिट बीस्ट ब्लड भरा हुआ है। वाइस चीफ कहता है, इस ब्लड को पी लो। इन्हें पीने के बाद हमें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है। किन्मू उन कटोरियों की तरफ देखता है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि ये पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। असल में स्पिरिट बीस्ट 4 तरह के होते हैं। विलेज चीफ एक एक करके उनके नाम बताता है। पहला थंडरबर्ड, दूसरा ग्रीन वाइपर, तीसरा आयरन बोन टाइगर और चौथा गोल्डन टोटाइज। विलेज चीफ आगे कहता है, इन स्पिरिट बीस्ट की बॉडी से हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लड नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ब्लड तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। अब एक एक करके हर स्पिरिचुअल ब्लड पीना शुरू करो। इतना कहते ही सब एल्डर उम्मीद भरी निगाहों से किन्मू की तरफ देखने लगते हैं। एक एक करके किन्मू को चारों स्पिरिट बीस्ट का स्पिरिचुअल ब्लड पिलाया जाता है। हर घूंट के साथ सबको उम्मीद थी कि शायद अब उसका स्पिरिट एम्ब्रियो रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। ना कोई लाइट, ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई रिएक्शन। चारों स्पिरिचुअल ब्लड पीने के बाद भी किन्मू की कोई स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट नहीं होती। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। एल्डर्स के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगती है। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद किन्मू एक ऑर्डिनरी इंसान है। सबसे ज्यादा दुख ग्रैनी सीक का होता है। वो भारी आवाज में कहती है, हम सब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, किसी भी दिन मर सकते हैं। अगर किन्मू ऑर्डिनरी हुआ तो वो इस डाजू कॉन्टिनेंट में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ग्रैंडपा माँ बोल पड़ता है, फिर हमें किन्मू को यहाँ से किसी दूर सिटी में भेज देना चाहिए। शायद वही उसके सर्वाइव करने के ज्यादा चांस हो। लेकिन यह बात मास्टर बुचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? बिग सिटीज में हमारे दुश्मन भरे पड़े हैं। अगर उन्हें किन्मू के बारे में पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरे एल्डर्स एक साथ पैनिक करने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। बीच में किन्मू डरते हुए बोलता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप सबको मरने नहीं दूंगा। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। तभी अचानक विलेज चीफ ऊंची आवाज में बोलता है, बस सब शांत हो जाओ। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। चीफ आगे कहता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सुनकर सभी एल्डर हैरान हो जाते हैं। अच्छी खबर? ये कैसे हो सकती है? विलेज चीफ शांत तरीके से एक्सप्लेन करता है, किन्मू की बॉडी इन चारों स्पिरिट बीस्ट से के स्पिरिचुअल ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पास कोई नॉर्मल स्पिरिट बॉडी नहीं है। विलेज चीफ एक पल के लिए रुकता है, फिर गंभीर आवाज में बोलता है, किन्मू के पास ओवरलोड बॉडी है। ये सुनते ही पूरे विलेज में सन्नाटा छा जाता है। चीफ आगे कहता है, ओवरलोड बॉडी पूरी हिस्ट्री की सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है। यह बॉडी इन चारों स्पिरिट बॉडीज को कंबाइन करके बनती है। अब एल्डर आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ओवरलोड बॉडी, इतनी खतरनाक बॉडी, लेकिन इसके बारे में हमने कभी पहले क्यों नहीं सुना? विलेज चीफ जवाब देता है, क्योंकि ये बॉडी बेहद रेयर है और इसे एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मल स्पिरिचुअल ब्लड काफी नहीं होता। इसे एक्टिवेट करने के ट्रू स्पिरिचुअल ब्लड चाहिए। इसीलिए जब तक हमें ओरिजिनल स्पिरिट बीस्ट नहीं मिलते, हम उनके डिसेंडेंट्स को बार बार कैप्चर करेंगे, उनका ब्लड लाएंगे और किन्मू को पिलाते रहेंगे। कभी न कभी उसकी ओवरलोड बॉडी एक्टिवेट जरूर होगी। ये सुनते ही सारे एल्डर्स के चेहरे पर जोश भर जाता है। कोई हंसते हुए कहता है, अब तो किन्मू को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लड पीना पड़ेगा। दूसरा बोलता है, इतना ब्लड पिएगा तो मोटा बन जाएगा। तीसरा हंसते हुए बोलता है, लेकिन जब तक उसकी स्पिरिट बॉडी अवेकन नहीं होती, हम रुकने वाले नहीं हैं। किन्मू सबकी बातें सुनकर थोड़ा नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है।
लेकिन इतना जरूर समझ चुका था कि उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं है। हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये कहते हुए एल्डर्स हंसने लगते हैं। ऊपर से देखने पर सारा मामला हंसी खुशी से निपट गया था, लेकिन वाइस चीफ का दिल अभी भी बेचैन था। उसे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। इसी बेचैनी के साथ वो रात के समय विलेज चीफ के पास पहुंचता है और सीधी बात करता है। आज तक मैंने ओवरलोड बॉडी के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे लगता है कि कोई ऐसी बॉडी होती ही नहीं। हम सब बूढ़े हो चुके हैं और जल्द ही हम मर जाएंगे और आखिर में किन्मो अकेला रह जाएगा। विलेज चीफ कुछ देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हाँ तुमने सही समझा, असल में ओवरलोड बॉडी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सुनते ही एल्डर माँ गुस्से में बोल पड़ता है, तो फिर तुमने किन्मो को झूठ क्यों बोला? वो एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसने हद से ज्यादा कोशिश की तो वो मारा जा सकता है। विलेज चीफ शांत लेकिन फर्म लहजे में कहता है, अगर कोई इंसान पूरी तरह किसी बात पर यकीन कर ले तो कई बार वो बात सच बन जाती है। अब ये किन्मो पर डिपेंड करता है कि वो इस पर कितना यकीन करता है। शायद इतनी मेहनत करे, इतना आगे आ जाए कि उसकी ऑर्डिनरी बॉडी ही इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि वो ओवरलोड बॉडी बना दे। थोड़ी देर रुककर विलेज चीफ आगे कहता है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब उसे अपनी अपनी स्पेशल स्किल सिखाएं ताकि वो इस डाजू कॉन्टिनेंट में जिंदा रह सके। वाइस चीफ चुपचाप सिर हिला देता है। अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले आते हैं एल्डर माँ। वो एक मास्टर एल्केमिस्ट थे। वो अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ किन्मो को ये भी सिखाते हैं कि ये मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं। साथ ही वो उसे खुद भी सिखाते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि एक दिन किन्मो की बॉडी अचानक फूल जाती है। वक्त रहते एल्डर माँ उसकी बॉडी से हवा निकाल देते हैं, नहीं तो वो फट भी सकता था। इसके बाद आते हैं मास्टर बुचर। चाकू चलाने के मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं है। चाकू चलाने में वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। वो किन्मो को अपने साथ ले जाता है और उसे नाइफ टेक्निक सिखाना शुरू करता है। बुचर की नाइफ इतनी तेज थी कि 1 मिनट में 900 से ज्यादा स्लैशेस कर सकती थी। किन्मो ये सब देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसके लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। फिर आते हैं टीचर माँ। उनकी स्पेशल टेक्निक थी थंडर बॉक्सिंग। भले ही उनका एक हाथ नहीं था, लेकिन उनकी स्पीड किसी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा थी। उनके पंचेस इतने खतरनाक थे कि कहा जाता था वो किसी की बॉडी से उसकी सोल तक बाहर निकाल सकते हैं। किन्मो बॉक्सिंग प्रैक्टिस में टीचर माँ से काफी मार खा चुका था। इसके बाद वहाँ आते हैं ग्रैंडपा ट्यूजी। भले ही उनका एक पैर नहीं था, लेकिन उनकी स्पीड हवा से भी ज्यादा तेज थी। उनकी बॉडी इतनी हल्की थी कि वो किसी पत्ते पर, किसी पतली टहनी या यहाँ तक कि हवा के सहारे भी खड़े हो सकते थे। किन्मो इन सब एबिलिटीज को देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। ग्रैंडपा क्यूजी इतने फास्ट हैं, फिर उनका पैर किसने काटा होगा? टीचर माँ इतने पावरफुल बॉक्सर है, तो उनका हाथ किसने काटा होगा? और मास्टर बुचर इतने शानदार नाइफ टेक्निक रखते हैं, तो उनकी बॉडी बीच से किसने काट दी होगी? किन्मो इन सवालों का जवाब नहीं जानता था, लेकिन इतना समझ चुका था, ये एल्डर्स कभी नॉर्मल लोग नहीं थे। इनके जो भी दुश्मन होंगे मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास ओवरलोड स्पिरिट बॉडी है और इसे अवेकन करने के लिए चाहे मुझे 1000 गुना ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगा। मैं खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि इन सब का बदला ले सकूं। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए बढ़ पाता, तभी अचानक विलेज चीफ वहाँ जाते हैं। वो किन्मो से शांत आवाज में कहते हैं, हर वक्त ट्रेनिंग करना जरूरी नहीं, जितनी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही थोड़ा आराम कर लो। किन्मो उनकी बात मानते हुए विलेज चीफ के साथ चल देता है। थोड़ी देर बाद विलेज चीफ किन्मो को एक शांत जगह पर ले जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अभी अपनी स्पेशल स्किल सिखाऊंगा, जिसे कहते हैं गाइडिंग सोल किल। विलेज चीफ एक्सप्लेन करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम अपनी वाइटलिटी को गाइड कर सकते हो, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल एक बार ब्रेक हो गई तो तुम अपनी ओवरलोड बॉडी को इस स्किल के साथ मर्ज कर सकते हो और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल एक बार ब्रेक हो गई तो तुम अपनी ओवरलोड बॉडी को इस स्किल के साथ एक महान कल्टीवेटर बन सकते हो। किन्मो पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसके बाद दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। किन्मो अपने बाकी ग्रैंडपा के साथ लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। उसे बार बार स्पिरिट बीस्ट का ब्लड पिलाया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी स्पिरिट बॉडी अवेकन नहीं होती। इसके बावजूद किन्मो
किन्मू रुकता नहीं। वो अलग अलग फाइटिंग स्टाइल सीखता है, स्पेशल टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है और हर दिन खुद को पहले से ज्यादा पुश करता है। साथ साथ वो रोज विलेज चीफ की सिखाई हुई गाइडिंग सोल स्किल का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे इस स्किल को इतने एक्सट्रीम लेवल पर कल्टीवेट करने लगता है कि उसकी बॉडी पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ तक कि एल्डर माँ भी हैरान हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं, अगर इस लड़के ने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल तोड़ दी तो इसके बाद उसकी ताकत कहाँ तक पहुँच जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में ये हम सब एल्डर्स को भी पीछे छोड़ दे। इसी तरह दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर जाते हैं। कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अब किन्मू खुद महसूस करने लगता है उसकी बॉडी पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। वो अपने अंदर एनर्जी के फ्लो को क्लियर महसूस कर पा रहा था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में घूम रहा था, आखिर मुझे और कितनी ट्रेनिंग करनी होगी। किन्मू इन्हीं सवालों में डूबा हुआ था, तभी उसे ग्रैनी सी की आवाज सुनाई देती है, किन्मू मेरे साथ जंगल चलो। किन्मू आवाज सुनते ही तेजी से नीचे आ जाता है। पूरे डिसेबल्ड विलेज में सबसे ज्यादा अगर किसी को किन्मू से प्यार था तो वो थी ग्रैनी सी। लेकिन किन्मू ये भी जानता था कि ग्रैनी सी का एक डार्क साइड भी है जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। इसी वक्त ग्रैनी सी किन्मू से कहती है, आज मैं तुम्हें अपने नीडल टेक्निक सिखाने वाली हूँ। ये सुनकर किन्मू हल्के से हंसने लगता है। नीडल टेक्निक? उसका इस्तेमाल तो टेलर्स कपड़े सिलने के लिए करते हैं। किन्मू की ये बात सुनकर ग्रैनी सी हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहती है, फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्लोथ्स दिखाने वाली हूँ जो तुम्हें सच में सरप्राइज कर देंगे। जंगल की तरफ चलते हुए ग्रैनी सी रास्ते में किन्मू को समझाना शुरू करती है, हर एक क्रीचर के पास दो तरह के क्लोथ्स होते हैं। पहले क्लोथ वो होते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को छुपाते हैं, जैसे इंसान या जानवर की स्किन। लेकिन दूसरे क्लोथ वो उसकी शैडो के अंदर छुपे होते हैं, वो क्लोथ उसकी सोल को छुपाते हैं। ये सारी बातें किन्मू के सिर के ऊपर से उड़ती है। उसके चेहरे से साफ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर ग्रैनी सी रुक जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे। इतना कहते हुए ग्रैनी सी किन्मू को एक खूबसूरत डियर के पास ले जाती है। वो डियर तालाब के किनारे शांत होकर पानी पी रही थी। ग्रैनी सी किन्मू को इशारा करती है, आवाज मत करना। अगले ही पल वो अपनी स्पेशल नीडल टेक्निक एक्टिवेट करती है। एक ही इंस्टेंट में वो डियर वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन वो जिंदा था। ग्रैनी सी किन्मू को धीरे से उसके पास ले जाती है। किन्मू हैरानी से डियर को छूते हुए कहता है, ये जिंदा है लेकिन मूव क्यों नहीं कर पा रही। ग्रैनी सी शांति से जवाब देती है, क्योंकि मैंने इसकी सोल को फिक्स कर दिया है। और उसका दूसरा स्टेप शुरू होता है। ग्रैनी सी किन्मू से कहती है, अब ध्यान से देखो और हर चीज याद रखना, ये नीडल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्मू पूरा फोकस लगाकर हर मूवमेंट ऑब्जर्व करने लगता है। ग्रैनी सी अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डियर की शैडो की तरफ हाथ बढ़ाती है। अगले ही पल उस शैडो के अंदर से एक अजीब सा लेकिन बेहद स्मूथ क्लॉथ बनता है। किन्मू की आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। ग्रैनी सी बिना समय बर्बाद किए वो क्लॉथ सीधे किन्मू की बॉडी पर चढ़ा देती है। इसके तुरंत बाद वो डियर को फ्री कर देती है और जैसे ही डियर आजाद होता है, किन्मू की बॉडी में अजीब सी बदलाव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर उसी डियर जैसा बनने लगता है। सींग, बॉडी शेप, मूवमेंट सब कुछ एग्जैक्ट सेम टू सेम उसी डियर की कॉपी। किन्मू अपने इस नए रूप को देखकर बेहद खुश हो जाता है। वो हंसता है, उछलता है और ग्रैनी सी के साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करता है। लेकिन तभी माहौल बदलता है। अचानक हवा में कुछ फिगर्स दिखाई देते हैं। कुछ लोग हवा में फ्लोटिंग करते हुए वहां उतरते हैं। उनके कपड़े अजीब थे, ऑरा भारी था। उनमें से एक बोलता है, तुमने इस डेविल टेक्निक का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। वो लोग धीरे धीरे ग्रैनी सी और किन्मू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक और वॉरियर कहता है, हमें उम्मीद नहीं थी डेमोनिक सेट के खत्म होने के बाद भी उनका कोई मेंबर अब तक जिंदा होगा। ये सारी बातें किन्मू के दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं। वो कंफ्यूज होकर ग्रैनी सी से पूछता है, कौन सा डेमोनिक सेट और ये अजीब से कपड़े वाले लोग कौन हैं? ये किस सेट की बात कर रहे हैं? ग्रैनी सी एकदम मासूम बनते हुए उन वॉरियर्स की तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बस एक मामूली ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो अपने बच्चे के साथ यहाँ घूमने आई थी। उसकी शांत आवाज थी, लेकिन हवा में उसका ऑरा सभी महसूस कर पा रहे थे। तभी उनमें से एक वॉरियर गुस्से में कहता है, तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। ऑर्डिनरी लोग
डेमोनिक आर्ट ऑफ क्रिएशन जैसी मैजिकल क्लॉथ टेक्निक कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। तुम डेमोनिक कल्ट की मेंबर हो जो लोगों की स्किन को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करती है, जो इंसानों को गाय बकरियों में बदल देती है ताकि वो मजबूर होकर पूरी जिंदगी जानवरों की तरह जिए और आखिर में किसी के हाथों मर जाए। तभी वो वॉरियर एक कदम और आगे बढ़ता है। अब अपने सारे गुनाह कबूल कर लो ताकि हम तुम्हें यहाँ और अभी मार सकें। यह सब सुनकर किन्मू घबरा जाता है, लेकिन ग्रैनी सी पूरी तरह शांत रहती है। वो झुककर किन्मू के पास आती है और बहुत प्यार से कहती है, किन्मू तुम किसी की बातों पर ध्यान मत देना। इस दुनिया में कई ऐसे इविल लोग होते हैं जो इंसानों के कपड़े पहन कर रखते हैं, लेकिन हम उनकी ये झूठी खाल उतार सकते हैं और उन्हें उनके असली बीस्ट फॉर्म में वापस ला सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है ताकि ये झूठे बीस्ट किसी इनोसेंट इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। किन्मू उसकी बातें सुनकर धीरे से सिर हिला देता है। ग्रैनी सी अब सीधी खड़ी होकर उन एल्डर्स की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। तुम लोग लीजिंग स्वॉर्ड सेक्ट के 5 एल्डर्स हो जिन्होंने याकिंग किंगडम को अपना गुलाम बना लिया है। दिन ब दिन तुम लोगों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाने लगे हो। यह सुनते ही वो एल्डर गुस्से में जवाब देता है, याकिंग किंगडम के बारे में बकवास मत करो। हमारे लीजिंग स्वॉर्ड सेक्ट ने उस किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे साथ गॉड्स की ब्लेसिंग्स है, ना कि तुम्हारे डाजू कॉन्टिनेंट की तरह जहाँ रात के अंधेरे में तुम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ गॉड्स की ब्लेसिंग्स नहीं है। तुम लोग डेविल्स थे, इसीलिए तुम्हें इस बेकार जगह में फेंक दिया गया। लेकिन तुम लोग रुके नहीं, तुमने अपनी इविल टेक्निक्स नॉर्मल लोगों को भी सिखानी शुरू कर दी। इसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते और इसीलिए तुम सबको मरना होगा। यह सब सुनकर किन्मू का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे साफ दिख रहा था ये एल्डर बहुत खतरनाक है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ग्रैनी सी उनसे कहीं ज्यादा डेंजरस है। ग्रैनी सी खुद को रोक रही है, इसीलिए किन्मू उनके सामने खड़ा था। वो धीरे से किन्मू के पास आती है और बहुत नर्म आवाज में कहती है, ये लोग पहले भी तुम्हारी दादी अम्मा को परेशान कर चुके हैं। तुम विलेज जाओ, बाकी एल्डर को सबको बता दो ताकि वो मेरी मदद करने आ सके। जाओ। किन्मू एक की पल भी नहीं सोचता और ग्रैनी सी की मदद के लिए वहां से भाग पड़ता है। लेकिन वो एल्डर ये सब देख चुका था। वो ठंडी आवाज में अपने पीछे खड़े लीजिंग स्वॉर्ड सेक्ट के 5 डिसाइपल से कहता है, जल्दी जाओ, उस डेविल किड को पकड़ लो। वो नॉर्मल लोगों के लिए खतरा है। उसका गला काट दो ताकि वो किसी के लिए मुसीबत ना बने। ये आदेश मिलते ही 5 डिसाइपल्स बिना कोई सवाल किए किन्मू के पीछे भाग पड़ते हैं। ये 5 वॉरियर्स किन्मू से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और किन्मू अकेला था। महसूस हो रहा था क्योंकि इन सब डिसाइपल्स की स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पहले से ब्रोकन थी, इसीलिए ये लोग किन्मू के लिए सच में बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। ग्रैनी सी उन्हें रोकने के लिए निडल टेक्निक एक्टिवेट करती है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से एक्शन में आती तभी लीनिंग स्वॉर्ड सेक्ट के वो एल्डर्स बीच में कूद पड़ते हैं। वो ग्रैनी सी की निडल्स के बीच में ही उसे ब्लॉक कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ग्रैनी सी की आंखों में गुस्से की हल्की सी चमक आ जाती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, काफी अरसा हो गया किसी की जान लिए हुए, लेकिन तुम लोग मेरे पास आए हो। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी स्किन से बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स बनाऊंगी। यह सुनते ही वो 5 एल्डर्स एक साथ उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर किन्मू अभी भी डियर फॉर्म में पूरी ताकत से भाग रहा था। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह से डिसेबल्ड विलेज पहुंचना और बाकी एल्डर्स को ग्रैनी सी की मदद के लिए बुलाना। लेकिन पीछे वो 5 वॉरियर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उसकी मूवमेंट टेक्निक्स बेहद स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन किन्मू उन्हें देखकर सोचता है ये लोग भी ग्रैंडपा क्यूसी की तरफ पानी पर दौड़ रहे हैं। ये सब देखकर उसके दिल में ग्रैनी सी के लिए और ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। उसे लग रहा था कि ग्रैनी सी मुश्किल में होगी, जबकि सच्चाई ये थी कि ग्रैनी सी के सामने वो 5 एल्डर कुछ भी नहीं थे। वो अकेले ही अपनी निडल टेक्निक से सबको हैंडल कर रही थी। उनका लीडर मन ही मन सोचता है, मानना पड़ेगा ये डेविल औरत बेहद खतरनाक है। अगर इसकी ये टेक्निक ना होती तो आज तक मुझे किसी को मारने के लिए इतना टाइम नहीं लगा। इधर भागते भागते किन्मू की नजर अचानक सामने मौजूद मिस्टिकल डियर्स के एक झुंड पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक प्लान बनता है, अगर मैं इन डियर के बीच मिक्स हो गया तो शायद भागने का मौका मिल जाए। यह सोचते ही किन्मू अचानक डायरेक्शन बदलता है और तेजी से उन डियर के झुंड पर मिक्स हो जाता है।
कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से उनके बीच घूम जाता है। ये देखकर पांचों डिसाइपल्स एकदम रुक जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था इनमें से किन्मू कौन सा डियर है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उनका कैप्टन ठंडी आवाज में ऑर्डर देता है, यहाँ मौजूद हर एक डियर को मार दो। ये आदेश सुनते ही पांचों डिसाइपल्स बिना एक पल सोचे हथियार उठा लेते हैं। अगले ही पल पूरा इलाका चीखों और खून से भर जाता है। वो लोग एक एक करके हर एक मिथिकल डियर को बेहद बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर किन्मू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये लोग मुझे डेविल किड कह रहे हैं, लेकिन खुद इतनी बेरहमी से इन क्रीचर्स को मार रहे हैं और इनके चेहरे पर जरा सा भी डर या पछतावा नहीं। असल डेविल्स तो ये लोग हैं। देखते ही देखते लगभग सारे मिथिकल डियर जमीन पर गिर चुके थे। खून से भरा हुआ इलाका लाल हो चुका था और किन्मू अभी भी उनके बीच छुपा हुआ था। किन्मू इसी मौके का फायदा उठाता है और हर एक अटैक को एक एक करके डॉज करता है और वहां से जंप लगाकर निकल भागता है। लेकिन जैसे ही वो जंप करता है उसकी पोजीशन दोबारा एक्सपोज हो जाती है। अगले ही पल वो पांचों वॉरियर्स फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। इन्हीं डिसेपल्स में से एक लड़की थी जो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बेहद अजीब तरीके से यूज कर रही थी। वो स्वॉर्ड को हाथ लगाए बिना सिर्फ इशारों से किन्मू पर अटैक करती जा रही थी। किन्मू ये देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये लड़की बिना टच किए स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर रही है। लगता है इन लोगों की टेक्निक काफी एडवांस्ड है। कुछ ही पलों में किन्मू उन सब के बीचों बीच गिर जाता है। लेकिन एक बात उसके फेवर में थी, डियर फॉर्म बहुत ही फास्ट होती है। उसकी स्पीड का फायदा उठाते हुए किन्मू उनके अटैक्स डॉज करता है और फिर बाहर निकल जाता है। भागते भागते उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, डियर फॉर्म फास्ट तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अगर मुझे सच में बचना है तो मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आना होगा। अगले ही पल किन्मू जानबूझकर सीधे उस लड़की की तरफ दौड़ता है। वो लड़की उसी पल अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है और यही किन्मू चाहता था। जैसे ही स्वॉर्ड उसकी तरफ आती है, किन्मू तेजी से जंप करता है और उसकी स्वॉर्ड की एज का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर पहने हुए डियर स्किन क्लॉथ को फाड़ देता है। अगले ही पल वो डियर बॉडी फट जाती है और किन्मू उसके अंदर से अपनी ओरिजिनल बॉडी से बाहर निकल आता है। वो तुरंत भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की तैयार थी। वो बिना रुके अपनी स्वॉर्ड से एक और अटैक कर देती है। किन्मू बाल बाल बचता है लेकिन इसी मोमेंट में उसकी आंखें खुल जाती है। अब उसे साफ दिखता है, उस स्वॉर्ड पर एक बेहद पतला धागा जड़ा हुआ था, इतना पतला कि नॉर्मल नजर से दिखाई नहीं देता। किन्मू समझ जाता है तो इसीलिए ये लड़की इतनी प्रिसाइज से कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो लड़की एक नहीं 10 से ज्यादा स्वॉर्ड एक साथ कंट्रोल करने लगती है। चारों तरफ फ्लाइंग स्वॉर्ड किन्मू पर टूट पड़ती है। वो हर अटैक से बचता हुआ पीछे हटता है। डर के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी एडमिरेशन भी थी। ये टेक्निक वाकई बहुत डेंजरस है। लेकिन अगले ही पल किन्मू के दिमाग में एक और चिंता उभरती है, अगर मैं इन्हें विलेज की तरफ ले गया तो ये लोग मेरे ग्रैंडपास के लिए खतरा बन सकते हैं। मुझे इन लोगों को विलेज का रास्ता नहीं दिखाना है। मुझे इन्हें किसी और ज्यादा खतरनाक जगह की तरफ ले जाना होगा। इन्हीं सोच के बीच किन्मू एक अटैक डॉज करते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। एक स्वॉर्ड सीधे उसके सीने की तरफ आती है, बस एक पल का फर्क। लेकिन तभी स्वॉर्ड उसके चेस्ट पर लगी मेटल प्लेट से टकरा जाती है। वो प्लेट्स बेहद हेवी थी। ये वही मेटल प्लेट थी जो उसके ग्रैंडपा ने उसकी बॉडी पर लगाई थी ताकि वो 50 किलो एक्स्ट्रा वेट के साथ ट्रेनिंग करे। इस वक्त किन्मू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अच्छा हुआ ये प्लेट्स है। वो उन्हीं मेटल प्लेट का इस्तेमाल करते हुए एक एक स्वॉर्ड को ब्लैक करने लगता है। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक और थॉट साफ उभरता है, डिफेंस से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे सच में बचना है तो मुझे अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, मांसपेशियां खिंच चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं किन्मू उस लड़की की स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी से एक एक करके आयरन प्लेट्स को उतारना शुरू कर देता है। एक प्लेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर प्लेट के उतरते ही उसकी मूवमेंट और स्मूथ हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो लड़की डिसेबल पूरी तरह शॉक थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसी आयरन प्लेट्स हैं? जैसे ही सारी आयरन प्लेट्स उतर जाती है वो खुद को बेहद हल्का महसूस करता है। उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उस लड़की का कोई भी स्वॉर्ड अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा था। वो
हर स्ट्राइक से पहले बच निकलता है, लेकिन तभी वो स्लिप हो जाता है और हवा में गिरते हुए कोई भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ये उस लड़की के लिए परफेक्ट चांस था। उसकी स्वॉर्ड सीधे किन्मू की तरफ बढ़ती है। किन्मू का दिल जोर से धड़क जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ग्रैंडपा क्यूजी की आवाज गूंजती है, अगर तुमने गॉड लेग्स टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम्हारी बॉडी इतनी हल्की हो जाएगी कि तुम बादलों पर भी दौड़ सकोगे। किन्मू की आंखें एक पल के लिए चमक उठती हैं। इसी थॉट को पकड़कर वो आखिरकार उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल वो हवा में एक फ्लावर पेटल पर हल्के से कदम रखता है और वहीं से जंप कर देता है। ये देखकर वो डिसेबल हैरान रह जाती है। वो कहती है इसके शरीर के कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं दिखाई दे रही, फिर भी ये कैसे कर पा रहा है। पांचों डिसेबल उस पर भड़क चुके थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक कमजोर बच्चा जो लेवल में उनसे बहुत नीचे है उन्हें बार बार चकमा दे रहा है। गुस्से में वो सब मिलकर किन्मू को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भागते भागते किन्मू उन्हें एक पहाड़ी इलाके की तरफ ले आता है। जैसे ही वो लोग उस जगह पहुंचते हैं, डिसेबल्स का कैप्टन अचानक रुककर कहता है सावधान हो जाओ, ये जगह किसी पावरफुल बीस्ट या मॉन्स्टर का घर लग रही है। और उनकी बात बिल्कुल सही थी। किन्मू जो ऊपर की तरफ छुपा हुआ था अचानक अपने पीछे एक बहुत बड़ी आंख महसूस करता है। वो आंख किसी नॉर्मल क्रीचर की नहीं थी, वो थी एक टाइटन लेवल बीस्ट की आंख। जिस चीज को किन्मू अब तक एक पहाड़ समझ रहा था वो असल में उसी बीस्ट की बॉडी थी। टाइटन बीस्ट इन इंसानों को देखकर धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके उठते ही जमीन कांपने लगती है। इस बीस्ट को अपने घर में बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं थे। गुस्से में वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। किन्मू जैसे तैसे उस जगह से उतरकर नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ हालात और भी बुरे हो जाते हैं। आगे कुआं पीछे खाई। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे अपने सामने वही पांचों डिसेबल्स दिख रहे थे, पूरी तरह से रेडी उस पर हमला करने के लिए। कैप्टन अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला होता है, लेकिन उससे पहले बूम, टाइटन बीस्ट अचानक भारी भरकम हाथ घुमाता है और किन्मू और डिसेबल्स के बीच जोर से वार करता है। जमीन फट जाती है। सब लोग एक दूसरे से दूर उछल जाते हैं। उस इम्पैक्ट से कैप्टन के मुंह से सीधा खून निकल आता है। दूसरी तरफ किन्मू की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इसीलिए टाइटन बीस्ट के उस भारी अटैक से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो जमीन पर गिरा जरूर था, लेकिन होश में था। इसी बीच वो लड़की डिसेबल तेजी से अपने कैप्टन के पास पहुंचती है और घबराकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। कैप्टन हल्की सी खांसी के साथ जवाब देता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब ये साफ है इस जगह का असली मालिक यहाँ डेमोनिक टाइटन बीस्ट है। टाइटन बीस्ट गुस्से में दहाड़ते हुए सबको यहाँ से जाने का इशारा कर रहा था। कैप्टन भी समझ चुका था हम सब मिलकर भी इस बीस्ट को नहीं हरा सकते। उसका एक साथी बेचैनी से बोलता है तो फिर क्या करें, क्या अब हम उस डेविल बॉय को ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? ये सुनकर कैप्टन के साथ खड़ी लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता अब वो जिंदा होगा। टाइटन बीस्ट के लास्ट अटैक से तुम्हारे मुंह से खून निकल आया, वो बच्चा कैसे सर्वाइव कर सकता है। इसी शक में टाइटन बीस्ट भी किन्मू की बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। किन्मू सांस रोके मरने की एक्टिंग करता है। उसकी बॉडी एकदम शांत थी। ये देखकर टाइटन बीस्ट को कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो भारी आवाज में गुर्राता है, लेकिन वही लड़की डिसेबल किन्मू की बॉडी की तरफ देखकर समझ चुकी थी। उसकी आंखों में शक साफ था। वो टाइटन बीस्ट को बताने ही वाली थी कि यह बच्चा जिंदा है, लेकिन तभी अचानक किन्मू तेजी से मूव करता है और वहां से भाग निकलता है। यह देखकर टाइटन बीस्ट खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। गुस्से में वो किन्मू पर हमला करने के लिए दहाड़ता है, लेकिन अगले ही पल किन्मू एक अजीब सी साइलेंट विसिल बजाता है। यह विसिल उसने पहले डियर बीस्ट की मेमोरीज से सीखी थी। विसिल की आवाज हवा में फैलते ही एक फेमिलियर डियर बीस्ट वहां प्रकट होती है। वो आते ही खून के आंसू रोने लगती है। फिर वो भी साइलेंट विसिल करती है और टाइटन बीस्ट को सब कुछ बता देती है कि कैसे इन वॉरियर्स ने उनके पूरे झुंड को बेरहमी से मार डाला। ये सुनते ही टाइटन बीस्ट की आंखें लाल हो जाती है। उसका गुस्सा अब किन्मू पर नहीं बल्कि उन वॉरियर्स पर था। वो भारी सांसें लेते हुए उन्हें घूरने लगता है। घबराकर वॉरियर्स सफाई देने लगते हैं। वो मरने के लायक थे और ये सब उस डेविल बॉय की वजह से हुआ है, लेकिन टाइटन बीस्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अगले ही पल वो गुस्से के साथ उन सभी डिसेबल्स पर हमला कर देता है। वॉरियर्स चिल्लाते हुए कहते हैं ये उसी लड़के की चाल थी। शुरू से लेकर अब तक वो हमें जानबूझकर इस जाल में खींच रहा था। पहले उसने खुद को डियर की स्किन में छुपाया ताकि हम उन्हें मार दें, फिर वो हमें इस टाइटन बीस्ट के पास ले आया ताकि ये हम पर हमला कर दे। और ये बात कुछ हद तक सच भी थी, क्योंकि किन्मू सच में यही सब प्लान कर रहा था। लेकिन अब
उसके दिमाग में एक और चिंता उभर गई थी, ग्रैनी सी। वो जानता था कि उसने खुद का पीछा तो छुड़ा लिया, लेकिन अब उन्हें जल्द से जल्द बाकी ग्रैंडपास तक पहुंचना होगा ताकि वो ग्रैनी सी की मदद के लिए आ सके। पीछे की तरफ ग्रैनी सी अब भी उन 5 एल्डर्स के साथ लड़ रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो एल्डर्स की नहीं, किन्मू की चिंता कर रही थी, क्योंकि वो 5 एल्डर्स ग्रैनी सी को किन्मू के पीछे जाने नहीं दे रहे थे। और तभी उनके एल्डर्स के एक इशारे पर बाकी चारों एल्डर एक साथ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पावरफुल स्वॉर्ड एलिमेंट फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हवा में एनर्जी का एक प्रेशर बढ़ने लगता है। मल्टीपल स्वॉर्ड्स एक साथ घूमते हुए ग्रैनी सी की तरफ टूटने लगती है। ग्रैनी सी अपने निडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स ब्लॉक कर लेती है, लेकिन सच ये था वो थक चुकी थी। लगातार लड़ाई, लगातार प्रेशर, और तभी कुछ स्वॉर्ड्स उसके सीने को चीरते हुए उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है। ये देखकर 5 एल्डर्स के चेहरे पर खुशी भर जाती है। वो कहते हैं आखिरकार हमने कर दिखाया, लेकिन अगले ही पल उन सबके चेहरे से खुशी उड़ जाती है, क्योंकि जिसे उन्हें मारा था वह असल में ग्रैनी सी नहीं थी, वो सिर्फ एक ट्रैप था। अगले ही पल असली ग्रैनी सी उनके पीछे बेहद तेजी से अपीयर होती है। उसकी निडल्स एक साथ चमकती है और अगले ही पल 5 एल्डर्स हवा में लटक जाते हैं। पूरी तरह मोबिलाइज्ड लीडर कांपती आवाज में पूछता है, तो तुमने ये कैसे किया? तुमने जानबूझकर खुद को वीक दिखाया ताकि हम लोगों को लगे कि हम जीत गए हैं, और जैसे ही हम केयरलेस हुए तुमने हमें अपने जाल में फंसा लिया। ग्रैनी सी धीरे धीरे उस लीडर की तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वर्ड्स खतरनाक। बहुत अरसा हो गया किसी इंसान की स्किन से क्लोथ नहीं बनाए हुए, लगता है आज मुझे फिर मौका मिल जाएगा। ये कहते हुए ग्रैनी सी अपने सीजर्स निकालती है और लीडर के करीब पहुंचती है, लेकिन तभी क्रैक स्वॉर्ड अटैक ग्रैनी सी पर टूटने लगते हैं, इतनी तेजी से, इतनी लगातार कि नॉर्मल कल्टीवेटर एक ही पल भी सरवाइव न कर पाए। लीडर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, अब तक तुम्हारा वो डेविल बॉय मर चुका होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी उसी के पास पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ ग्रैनी सी उन 1000 स्वॉर्ड्स को खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। नीडल्स, मूवमेंट, डिफेंस सब कुछ यूज कर रही थी, और लीडर बस हंसता जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ लीजिंग स्वॉर्डसेक के वो 5 डिसाइपल्स डेमोनिक ऐप से जान बचाकर बाहर निकल चुके थे। जैसे ही वो उस एरिया से बाहर आते हैं, टाइटन बीस्ट आखिरकार उनका पीछा बंद कर देता है। ये देखकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन राहत के साथ साथ उनके दिल में भयानक गुस्सा भी था। एक बच्चा, और उसने हमें इस हालत तक पहुंचा दिया। अब उनका एक ही मकसद था, किन्मू को मारना। तभी वो लड़की डिसाइपल शांत लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में कहती है, फिक्र मत करो, वो चाहे कितना फीट दूर चला जाए हमसे नहीं बच पाएगा। मैंने उस पर मैजिकल सिल्क टैग लगा दिया है, वो जहाँ भी जाएगा मैं उसे ट्रैक कर सकूंगी। और ठीक उसी पल उन्हें किन्मू की लोकेशन मिल जाती है। उसकी आंखों में खूनी चमक साफ दिख रही थी। चलो, इस बार वो बच्चा अब नहीं बचेगा। ये कहते हुए वो पांचों फिर से किन्मू के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ किन्मू भागते भागते अब उनसे काफी दूर निकल चुका था। उसकी सांस तेज थी, बॉडी थकी हुई। भागते हुए किन्मू अपने मन में बुदबुदाता है, आजकल के लोग कितने कमीने हो गए हैं। मुझे डेविल कहने वाले ये शरीफ इंसान बिना पलक झपकाए मासूम डियर बीस्ट का कत्ल कर देते हैं, जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा फ्लाइंग बीस्ट आ जाता है। वो बीस्ट उड़ान भरने की तैयारी में था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। ये देखते ही किन्मू बिना देर किए उस बीस्ट के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। भागते हुए उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। पांचों डिसाइपल्स से उलझते उलझते बहुत ज्यादा समय लग गया। अब ये रात होने से पहले अपने विलेज नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी पर उसे ग्रैनी सी की बातें याद आती है। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती है, कभी भी अंधेरे में बाहर मत रहना। हमारे विलेज को स्टोन स्टैचूज प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कभी गलती से तुम बाहर फंस जाओ और विलेज लौटने का वक्त ना हो तो जो भी बीच दिखे उसे फॉलो करना। डाजू कॉन्टिनेंट के बीच जानते हैं कि रात को सरवाइव करने के लिए किसी रेलिक में जाना है। वहाँ भी स्टोन स्टैचूज होगी जो डार्कनेस से प्रोटेक्ट करती है। ये सब बातें किन्मू को एक एक करके याद आने लगती है, और आज यही बातें उसके काम आने वाली थी। वो देख पा रहा था अंधेरा गहराते ही कई बीस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, उसी रैली की तरफ। किन्मू भी बिना सोचे उनके पीछे चल पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसकी बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। सांस भारी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, और उसके पास रुकने का वक्त भी नहीं था।
कि वो शांति से गाइडिंग सोल स्किल इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए किन्नू भागते भागते ही अपनी गाइडिंग स्किल एक्टिवेट कर देता है और यहीं उसे एक नई बात समझ आती है। अगर मैं मूवमेंट के दौरान गाइडिंग स्किल इस्तेमाल करूं तो मेरी वाइटल एनर्जी 30% ज़्यादा तेज़ी से रिकवर हो रही है। साथ ही उसकी स्पीड पहले से कई ज़्यादा गुना फास्ट हो गई है। उसकी चाल इतनी तेज हो गई थी कि अचानक उसकी कॉन्शियसनेस सोल सी में खिंच जाती है। सोल सी के अंदर किन्नू अपने सामने एक हिडन ट्रेजर देखता है। वो चमक रहा था, शांत लेकिन बेहद पावरफुल। किन्नू उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि उस ट्रेजर के आगे एक इनविजिबल वॉल मौजूद थी। किन्नू अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और उसे पानी की लहर की तरह फॉरवर्ड भेजता है। डूम! लेकिन वो इनविजिबल वॉल टूटने का नाम नहीं लेती। यह देखकर किन्नू हैरान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में विलेज चीफ की आवाज़ गूंजती है। ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स तुम्हारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मौजूद है। उन्हें हासिल करने के लिए सबसे पहले उन वॉल्स को तोड़ना पड़ता है जो उन्हें सील किए हुए हैं। पहला स्टेप है स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल और वो वॉल तुम्हारे फोरहेड में मौजूद है। किन्नू पूरी ताकत लगाकर उस इनविजिबल वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉल जरा सी भी नहीं हिलती। उसकी एनर्जी धीरे धीरे बिखरने लगती है और किन्नू समझ जाता है अभी मैं इस वॉल को ब्रेक नहीं कर सकता। और तभी अचानक वहाँ एक अजीब सा मंत्र गूंजने लगता है। वो आवाज़ें ना तो इंसान जैसी थी और ना ही किसी बीज जैसी। उन मंत्रों की गूंज के साथ ही किन्नू की सोल सी अजीब से रिएक्ट करने लगती है। उसके सीने में हल्का सा प्रेशर महसूस होता है और दिमाग में एक ठंडी सी सनसनाहट दौड़ जाती है। किन्नू खुद हैरान होकर सोचता है ये आवाज़ें आखिर हैं क्या और यहाँ ये सब क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है पीछे की तरफ जहाँ ग्रैनी सी अभी भी 5 एल्डर्स से लड़ रही थी। हम देखते हैं कि उसने अपनी सीजर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे 882 स्वॉर्ड्स तोड़ डाले थे। टूटे हुए ब्लेड्स हवा में बिखरे पड़े थे। ये देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर पूरी तरह शॉक में था। वह बड़बड़ाता है, ये इम्पॉसिबल है। इतनी क्लोज रेंज में इतनी स्वॉर्ड को डॉज करना और फिर उन्हें तोड़ देना। डाजू कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई नहीं है जो ये कर सके। लेकिन तभी उस लीडर की एक स्वॉर्ड ग्रैनी सी के पीठ पर लग जाती है। जब ग्रैनी सी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उस जगह से हवा निकलती है। ये देखकर एल्डर्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं समझ गए, ये तुम्हारी रियल बॉडी नहीं है, तुमने किसी और की स्किन पहन रखी है। इसी पर ग्रैनी सी की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगती है। अब वो एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक जवान लड़की की आवाज़ लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही लीडर डर और शौक से चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम डीमन क्लेन की डीमन क्वीन हो? ये सुनते ही ग्रैनी सी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो गुस्से में जवाब देती है, तुम लोगों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। और ये कहते हुए वो अपनी नीडल टेक्निक अनलिश कर देती है। अगले ही पल 5 एल्डर टुकड़ों में बिखर जाते हैं। कोई चीख नहीं, कोई मौका नहीं, बस खामोशी। इसके बाद ग्रैनी सी साइड में देखती है और कहती है, अब बाहर आ ही जाओ और मुझे बताओ तुम यहाँ कब से हो? तुमने क्या देखा और क्या सुना? असल में वहाँ ग्रैंडपा क्यूजी छुपा हुआ था। वो इस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था। वो जल्दी जल्दी जवाब देता है, नहीं, मैं तो अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सुना, ना ही कुछ देखा। ये सुनकर ग्रैनी सी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ये अच्छा हुआ। अगर तुम्हें कुछ नहीं सुना तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ग्रैंडपा क्यूजी भी मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं और कहता है, बेशक मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, लेकिन बहुत समय पहले मैंने एक कहानी ज़रूर सुनी थी, डीमन कल्ट के किंग टियानजिंग की कहानी। वो वैसे भी काफ़ी समझदार था, लेकिन बुढ़ापे में उसने कुछ बेवकूफ़ियाँ की थी। पहले उसने एक लड़की से शादी की और फिर उसे अपनी डीमन क्वीन बना लिया। फिर उसने एक और बहुत खूबसूरत लड़की देखी और उससे भी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी की रात उसकी पहली पत्नी ने उसे असैसिनेट करवा दिया। उसके डेविल कोर्स चुरा लिए और तभी से डीमन क्वीन लापता है।
डेमोनिक सेक्ट्स आज तक उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। ग्रैंडपा क्यूजी की ये बातें सुनकर ग्रैनी सी धीरे से मुस्कुरा देती हैं। वो शांत आवाज़ में जवाब देती हैं, अजीब बात है, जब मैं जवान थी तो मैंने भी बिल्कुल ऐसी ही कहानी सुनी थी, एक सबसे महान चोर की कहानी, जो कि इतना तेज था कि उसने अपनी लेग्स को इतना हार्ड ट्रेन किया कि वो गॉड्स के लेवल तक पहुंच गया। उसकी स्पीड कोई भी मैच नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन ग्रैनी सी धीमी आवाज में आगे कहती है, उस चोर ने एम्परर की किंगडम डिश चुराने की कोशिश की। जब एम्परर को ये बात पता चली तो उसने धोखे से उस आदमी को पकड़ लिया और उसकी एक गॉडली लेग काट डाली। लेकिन वो चोर रुका नहीं, किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया और उसी रात एम्परर की डिस्क ऑफ यंग भी गायब हो गई। मैंने सुना है उस चोर की कटी हुई लेग आज भी एम्परर के पास है। वो इंतजार कर रहा है कि कब वो चोर दोबारा उसे मिले ताकि वो उसकी लेग लौटा सके। इतना कहते हुए ग्रैनी सी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी ग्रैंडपा क्यूजी उसके पास आकर बोलता है, देखो, हम सबके पास अपने अपने राज है, लेकिन हम एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और फिक्र मत करो, आज के बाद मैं अंधा भी हूँ और गूंगा भी। मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा, मैं कसम खाता हूँ। ग्रैनी सी हल्की झंझनाहट के साथ जवाब देती है, अपनी बकवास बंद करो। मैं अब इतना चाहती हूँ कि किन्मू को मेरे इस राज के बारे में पता ना चले। वैसे किन्मू को मैंने भेजा था ताकि वो तुम्हें बुला सके। इस वक्त वो कहाँ है? ये सुनते ही ग्रैंडपा क्यूजी चौंक जाता है। क्या? किन्मू मुझसे मिला ही नहीं? मैंने तो बस लड़ाई की शोर सुनी और मैं जितनी तेजी से हो सका यहाँ आ गया। ये सुनकर ग्रैनी सी और ग्रैंडपा क्यूजी दोनों के चेहरे फौरन से गंभीर हो जाते हैं। किन्मू अब तक विलेज नहीं पहुंचा था और रात होने वाली थी। बिना एक शब्द बोले दोनों तेजी से उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर किन्मू भले ही अपने सोल सीक में मौजूद स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन वो अब भी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसका एक ही मकसद था, आज की रात के लिए कोई सेफ लोकेशन ढूंढना, क्योंकि डार्कनेस अब बहुत करीब आ चुकी थी। पीछे पीछे वो पांचों डिसाइपल्स भी किन्मू को फॉलो कर रहे थे और वह भी उसी इलाके में पहुंच चुके थे। उन्होंने भी देख लिया था कि नाइटफॉल के बाद यह जगह बेहद खतरनाक हो जाएगी, इसीलिए वो जानबूझकर रुककर ऑब्जर्व कर रहे थे। देखते हैं ये लड़का किसी जगह जाकर छुपेगा, हम भी उसी जगह रात गुजारेंगे। ऊपर पहाड़ी से किन्मू नीचे देखता है, वहाँ कई तरह के बीस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और अब सीधे एक ही रैली की तरफ जा रहे थे। उस रैली के अंदर तेज गोल्डन लाइट निकल रही थी। किन्मू की आंखें फौरन चमक उठती है। यही वो रैली है जहां आज रात सरवाइव किया जा सकता है। वह उस गोल्डन एनर्जी को पहचान चुका था, क्योंकि एग्जैक्ट सेम एनर्जी उसके विलेज के स्टोन स्टैचू से भी निकलती है। बिना समय गवाए किन्मू तेजी से छलांग लगाता है, 20 के ऊपर कदम रखते हुए जंप करता है और सीधे रैली की तरफ बढ़ चलता है। इसी बीच उसकी नज़र पीछे फैलती हुई डार्कनेस पर पड़ती है। वो अब बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी। किन्मू अपने सारे लिमिट्स पुश करता है, स्पीड बढ़ाता है और आखिरी जंप लगाते हुए रैली के अंदर एंटर कर जाता है। पीछे वो डिसाइपल्स भी बाहर थे। डार्कनेस उनके और रैली के बीच धीरे धीरे दीवार की तरह खड़ी हो रही थी। वो पांचों पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उस रैली के अंदर पहुंच सके, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। हम देखते हैं उन पांचों में से 2 डिसाइपल्स सीधे डार्कनेस में फंस जाते हैं। जब कैप्टन सामने वाले डिसाइपल का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो अगले ही पल उसके हाथ में सिर्फ एक स्केलेटन बचता है। मांस खाल सब गायब था। ये देखकर वो लड़की जिसका नाम चिंग था डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। ये सब डार्कनेस की वजह से हुआ है, क्योंकि ये डार्कनेस क्रॉस्ड है। इसके अंदर जो भी लिविंग क्रीचर आए वो पूरी तरह कंकाल बनकर मर जाता है। कैप्टन चिंग को संभालते हुए गुस्से में कहता है, हमारे 2 भाई बेकार में मर गए और ये सब उस डेविल बॉय की गलती है। वो जानता था डार्कनेस कितनी खतरनाक है और उसने जानबूझकर हमें यहाँ तक खींच लाया ताकि हम मर जाएं। ये सुनकर अब किन्मू खुद को रोक नहीं पाता। वो सामने आकर गुस्से में बोलता है, तुम लोग हर बार मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था,
तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे और अब जब तुम्हारे दो भाई मर गए तो उसका ब्लेम भी मुझ पर डाल दोगे। किन्नू की ये बातें सुनकर कैप्टन का एक साथी गुस्से में तलवार निकालने लगता है। कैप्टन, अभी इसको मार देते हैं, अपने भाइयों का बदला ले लेते हैं। लेकिन कैप्टन फौरन उसका हाथ रोक लेता है। नहीं, वो चारों तरफ इशारा करता है। ध्यान से देखो चारों ओर। वहां मौजूद सारी बीस्ट गुस्से में इन्हीं लोगों को देख रहे थे, क्योंकि इस रैली के अंदर लड़ाई करना मना था। बाहर चाहे बीस्ट एक दूसरे का शिकार करे, लेकिन यहाँ कोई किसी को जान से नहीं मारेगा। यही रूल है। मजबूरन डिसाइपल्स को अपने गुस्से को दबाना पड़ता है। धीरे धीरे सारे बीस्ट शांत होकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर किन्नू पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ग्रैनी सी ने उसे बताया था कि बीस्ट अमन से भी रह सकते हैं, लेकिन आज उसने ये बात अपनी आंखों से देख ली थी और इसी पल उसे ये भी समझ आ गया, कई बार इंसानों से ज़्यादा इंसानियत बीस्ट में होती है। सीन शिफ्ट होता है। अब डिसेबल्ड विलेज में हम देखते हैं ग्रैंडपा क्यूजी पूरा विलेज छान मारता है, हर गली, हर रास्ता और हर कॉर्नर, लेकिन किन्नू कहीं भी नहीं मिलता। ग्रैनी सी बेचैन हो जाती है। वो यहाँ तक सोच लेती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद इस डार्कनेस में किन्नू को ढूंढने जाएगी, लेकिन विलेज चीफ उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो, डार्कनेस पूरी तरह फैल चुकी है और वैसे भी हमने किन्नू को जो सिखाया है वो उसके काम ज़रूर आ रहा होगा। अगर उसने हमारी बातें याद रखी तो मुझे पूरा यकीन है वो आज रात किसी तरह सर्वाइव कर लेगा। ये सुनकर ग्रैनी सी अपने मन में धीरे से कहती है, किन्नू तुम्हें स्मार्ट बनना होगा, प्लीज कुछ भी हो जाए मरना मत। इस पल ये साफ दिख रहा था ग्रैनी सी किन्नू से कितना प्यार करती है। और सीन वापस वहीं शिफ्ट होता है। वो रैली के अंदर खड़ा था। किन्नू रैली के अंदर अपने लिए कोई छोटा सा डिफेंसिव टूल बना रहा था। उसने जल्दी जल्दी पत्थर और लकड़ी से एक गुल्लेल तैयार कर ली ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। लेकिन तभी उसकी नजर बाकी 3 डिसाइबल्स पर पड़ती है। वो लोग भी कुछ ढूंढ रहे थे। किन्नू चुपचाप एक कोने में रहकर उन पर नजर रखने लगता है और उनकी बातें सुनता है। तीनों डिसाइबल रैली के पिलर पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। कभी इस जगह पर गॉड्स रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। एक डिसाइपल बोलता है, तो फिर गॉड्स यहाँ से क्या चले गए? कैप्टन ठंडी आवाज में जवाब देता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गॉड्स यहाँ रहा करते थे। ये तो मुमकिन है कि यहाँ पावरफुल ट्रेजर भी हो सकता है। चारों तरफ अच्छे से तलाश करो। ये सुनते ही तीनों अलग अलग दिशाओं में शोध करने लगते हैं। दूर से ये सब सुनकर किन्नू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर इन लोगों को कोई और पावरफुल ट्रेजर मिल गया तो मेरी जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। वो अब इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी चिंग की जोरदार चीख पूरे रेलिक में गूंज जाती है। कैप्टन और उसका दूसरा साथी फौरन दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। चिंग, क्या हुआ? लेकिन वो नज़ारा देखकर तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लोग ऐसे कैसे मर गए? कोई स्ट्रगल नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लगता है कि किसी चीज ने इन्हें मारा है। उसने इन्हें पलक झपकने का मौका तक नहीं दिया। किन्नू दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन तभी तीनों डिसाइपल की नजर एक और चीज पर पड़ती है। हर स्केलेटन के साथ एक कीमती ट्रेजर थे, स्वॉर्ड, रिंग्स, स्कॉल्स और उनमें से एक के पास गोल्डन कलर की पिल जो कि चमक रही थी। चिंग की आंखों में लालच साफ दिखने लगता है। वो एक्साइटेड होकर कैप्टन से कहती है, बिग ब्रदर देखो, यहाँ कितने सारे ट्रेजर हैं और ये गोल्डन पिल, ये तो बहुत ही रेयर लग रही है। मुझे लगता है कि पूरे सेट में इतनी कीमती ट्रेजर नहीं होगा। इतना कीमती ट्रेजर मिलियंस में हो सकता है। अगर हम ये सब लेकर लौटे तो हमें बेहद अमीर बन जाएंगे। हम चाहे तो अपना सेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही तीनों के दिल में लालच पूरी तरह बढ़ जाती है। कैप्टन भी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है आज गॉड्स हम पर खास मेहरबान हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डर भी था। वो अपने दूसरे साथी से कहता है, जाओ वो डिवाइन पिल उठाकर मेरे पास ले आओ। वह डिसाइपल थोड़ा हेसिटेट करता है, लेकिन कैप्टन के ऑर्डर के आगे उसे झुकना पड़ता है। दूर से किन्नू ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां अपने आप भीग जाती हैं। वो गुस्से में अपने मन में कहता है, देखो तो सही, यही है वो शरीफ इंसान। बाहर ये गॉड्स का नाम लेकर दिखावा करते हैं और यहाँ गॉड्स के ही रेलिक में चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। किन्नू की आंखों में अब हेजिटेशन नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर इन लोगों ने यहाँ चोरी करने की कोशिश की तो वो इन पर हमला करेगा।
लेकिन जैसे ही वो वॉरियर डरते डरते स्केलेटन के पास पहुंचा और डिवाइन पिल उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक वो स्केलेटन हल्का सा हिल गया। वॉरियर की सांस अटक जाती है। वो घबराकर पीछे हटते हुए अपने साथियों से कहता है, ये हिला। लेकिन कैप्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है, बकवास बंद करो, ये स्केलेटन है, ये कैसे मूव कर सकता है, डरो मत, हम सब यही हैं। और ये कहते हुए वो दोबारा डिवाइन पिल उठाने का आदेश देता है। इस बार जैसे ही वॉरियर पिल को छूने वाला होता है, जमीन फट जाती है। कई ब्लैक टेंटिकल्स तेजी से बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही उस वॉरियर को जकड़ लेते हैं। उसके चीखने से ही पहले टेंटिकल्स उसकी बॉडी को दबाते चले गए। हड्डियों की टूटने की आवाज और अगले ही पल उसका पूरा शरीर चिपक चुका होता है। यह देखकर चिंग और कैप्टन दोनों सन्न रह जाते हैं। किन्मू भी छुपे हुए जगह से ये मंजर देख रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। चिंग कांपती आवाज में कहती है, कैप्टन, अब सिर्फ हम बचे हैं। हमने तीनों भाइयों को खो दिया। लीडर को क्या जवाब देंगे? कैप्टन दांत पीसते हुए कहता है, हम सच नहीं बताएंगे। हम कहेंगे कि उस डेविल किड ने उन लोगों को मरवाया है, उसकी वजह से वो तीनों मर गए हैं। ये सुनकर किन्मू का खून खौल उठता है। वो अपने मन में सोचता है, कितने बड़े कमीने हैं। ये पहले ट्रेजर की लालच में अपने भाइयों को गवा दिया और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। दिल तो करता है कि इन दोनों को भी यहीं खत्म कर दूं, लेकिन ये कैप्टन अभी भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं स्पिरिट एम्ब्रियो तोड़ पाता तो शायद इससे टकराने के लायक बन जाता। उसी पल पूरे रेलिक में अचानक जबरदस्त वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। हवा भारी हो जाती है। ये डिस्टरबेंस किसी और का नहीं, डार्कनेस में मौजूद डीमंस रेलिक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक भयानक प्रेशर दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। यह विशाल डेमोनिक कर्स गॉड साइज में इतना बड़ा है कि रेलिक का एंट्रेंस उसके लिए छोटा पड़ जाए। चिंग उसे देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। ये क्या है? कैप्टन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए चिल्लाता है, भागो, ये ट्रू गॉड जियांग है। यह अंडरवर्ल्ड से आया है। लेकिन भागते हुए कैप्टन की नज़र अचानक किन्मू पर पड़ जाती है। वो गुस्से में उसे पकड़ लेता है। डेविल किड, अब कहाँ भागोगे? तू मरना डिजर्व करता है। ये कहते हुए वो किन्मू को जोर से उठाकर सीधे उस डीमन के सामने फेंक देता है। उसी पर डेमोनिक गॉड एक डेंजरस डेमोनिक चैंट शुरू करता है। उस चैंट के शब्द इतने भारी थे कि हवा तक कांप उठी। वो शब्द सीधे किन्मू की सोल सी से टकराते हैं। किन्मू जोर से पीछे गिरता है। उसकी सोल के अंदर जबरदस्त झटका लगता है। सांस रुक जाती है। वो किसी तरह खुद को छुपा लेता है और वो साथ ही साथ अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। ऐसा लग रहा है कि अगर वो मंत्र थोड़ा और देर चलता तो मेरी पूरी की पूरी सोल ही शटर्ड हो जाती। किन्मू अभी यही सोच रहा था कि तभी अचानक हम उस स्केलेटन को देखते हैं जिनके हाथों में कुछ देर पहले स्वॉर्ड तक के डिसेपल्स ट्रेजर चुराने की कोशिश कर रहे थे। अब उन स्केलेटन के अंदर बेहद तेज एनर्जी अनलिश होने लगती है। देखते देखते वो सारे स्केलेटन एक एक करके दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी बॉडीज से हैवी हेवनली ऑरा रिलीज होने लगता है। बीच में मौजूद वो लड़की जिसके हाथ में बांसुरी थी, अब किसी गॉडेस की तरह दिखाई दे रही थी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर इस रैली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइन रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करती है। दूसरी तरफ चिंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड थी। वो अपने कैप्टन से पूछती है, लीडर ने तो ये कहा था कि सारे गॉड्स डाजू कॉन्टिनेंट को छोड़कर जा चुके हैं, तो फिर हम ये क्या देख रहे हैं? ये गॉडेस डीमन से फाइट कर रही है। अगर गॉड्स चले गए थे तो ये कैसे पॉसिबल है? कैप्टन जवाब देता है, ये गॉड्स नहीं है, ये उनकी रेमिनेंट सोल है, उनकी बची हुई विल जो अभी भी डीमंस के खिलाफ लड़ रही है। ज्यादा बातें मत करो। उधर वो गॉडेस हेवनली डिवाइन मंत्रास का इस्तेमाल करते हैं ताकि डीमन को रैली के अंदर घुसने से रोका जा सके। और दूसरी तरफ डीमन कर्स गॉड की स्पिरिट डेमोनिक मंत्रास परफॉर्म कर रही थी। एक तरफ हेवनली चैंट्स और दूसरी तरफ डेमोनिक चैंट्स। दोनों एनर्जी एक दूसरे से जोरदार टकरा रही थी। इन हेवनली डिवाइन मंत्रास को सुनकर किन्मू के चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। वो अपने मन में सोचता है, ये मंत्र बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो मंत्र जो मेरी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या
मैं कोई डीमन हूँ जिसे गॉड्स ने सील कर रखा हो। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है, नहीं, मेरे ग्रैंडपास ने कहा था कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मुझे उन पर पूरा यकीन है। किन्मू समझ जाता है यही मौका है। वो दोनों एनर्जी के बीच बैठ जाता है। एक तरफ से डेमोनिक मंत्राज उसकी बॉडी और सोल पर हिट कर रहे थे और दूसरी तरफ हेवनली डिवाइन मंत्राज उसके ऊपर गिर रहे थे। बीच में बैठा हुआ किन्मू कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। उसके बाद वो सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और पूरी ताकत से अपनी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वॉल टूटती नहीं, उल्टा किन्मू को थोड़ा सा इंजर्ड कर देती है। बाहर से चिंग और कैप्टन ये सब देख रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बच्चा जो ना गॉड है ना डीमन और फिर भी डेमोनिक और हेवनली दोनों मंत्रास को हैंडल कर रहा है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। किन्मू समझ जाता है सिर्फ हेवनली एनर्जी से ये वॉल नहीं टूटेगी। एक बार वो डेमोनिक मंत्रास को गाइड करता है और उसी एनर्जी से स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पर दोबारा अटैक करता है और इस बार एक क्रैक पड़ जाता है। ये देखते ही किन्मू की आंखों में चमक आ जाती है। वो उस क्रैक से निकलती एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि क्या ये मेरी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल की ही एनर्जी है। यह सोचते ही किन्मू अचानक देखता है कि हेवनली डिवाइन गॉड मंत्राज दोबारा से उस क्रैक को धीरे धीरे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर किन्मू पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और दोबारा स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। गाइस, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर डेमोनिक मंत्राज किन्मू के काम कैसे आ रहे हैं, जबकि उल्टा हेवनली डिवाइन मंत्राज उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं। असल वजह यह है कि किन्मू का जन्म अंडरवर्ल्ड में हुआ था। वो जगह यहाँ से 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। गॉड्स नहीं चाहते थे कि वहाँ के लोग अपनी फुल पोटेंशियल यूज करें, इसीलिए गॉड ने उन लोगों की बॉडीज पर एक सील लगा दी। इसी वजह से डेमोनिक एनर्जी किन्मू के साथ रिजोनेट कर रही थी, जबकि हेवनली एनर्जी उस सील को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है। पूरी रात गुजर चुकी थी और आखिरकार सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सुबह का उजाला फैलता है, हम देखते हैं कि डेमोनिक कर्स गॉड मजबूर होकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जो गॉडेस पूरी रात रैली को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो भी धीरे धीरे दोबारा स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। किन्मू सबसे पहले उस गॉडेस का मन ही मन में शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आज रात वो उसी की वजह से जिंदा रह पाया था। सुबह होते ही वहां मौजूद सारे बीस्ट भी रैली से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन और चिंग अपने हथियार निकाल लेते हैं और सीधे किन्मू की तरफ तान देते हैं। कैप्टन ठंडी आवाज में कहता है, अब कहाँ भागोगे, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। जिसके साथ एपिसोड 5 यहीं पे एंड होता है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके उतना हाइप कर दो, ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिल सके।